गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में अपन फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। फुल वेव रेक्टिफायर में प्रत्यावर्ती धारा के दोनों अर्ध तरंग भागों का उपयोग किया जाता है, जिससे उसकी दृष्टिकरण की क्षमता बढ़ जाती है तथा रिपल फैक्टर तथा वोल्टेज रेगुलेशन का मान कम हो जाता है। इस रेक्टिफायर में पीएन संधि डायोड को परिपथ में इस रेक्टिफायर में दो सर्वसम पीएन संधि डायोडों को परिपथ में संयोजित करते हैं, जैसा कि ये डायग्राम दिया हुआ है, जिसमें ये D1 और D2 दो संधि डायोड हैं। ये ट्रांसफार्मर है, इसकी प्राइमरी कॉइल, इसकी सेकेंडरी कॉइल है। इस संयोजन में निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के एक अर्धभाग का दृष्टिकरण एक डायोड करता है तथा दूसरे अर्धभाग का दृष्टिकरण दूसरा डायोड करता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत VI = EP sin ओमेगा t को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कॉइल से जोड़ दिया जाता है और द्वितीयक कुंड के दोनों सिरों A और B को पीएन संधि डायोडों D1 D2 के P टर्मिनलों से जोड़ते हैं और डायोडों D1 और D2 के N टर्मिनलों को परस्पर जोड़कर इस उभयनिष्ठ बिंदु P तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के मध्य निकासी बिंदु या सेंटर टैप C के मध्य लोड RL जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इस C के मध्य और यहाँ पर यह RL लोड इस तरह से जोड़ देते हैं। इसके सिर पर आउटपुट नापते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टता VI = EP sin ओमेगा t को ट्रांसफार्मर की प्राइमरी कुंडली में निवेश करने पर द्वितीयक कुंडली से में प्रेरण द्वारा प्रत्यावर्ती वोल्टता VS = N EP sin ओमेगा t = ES sin ओमेगा t उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर N ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी तथा प्राइमरी कॉइल के फेरों की संख्या का अनुपात है। इस प्रत्यावर्ती वोल्टता के कारण वोल्टता चक्र के आधे समय के लिए मध्य निकासी बिंदु को शून्य वोल्टता का निर्देश बिंदु मानने पर A धनात्मक रहता है तथा B ऋणात्मक। इस स्थिति में D1 डायोड अग्रबायसित तथा D2 डायोड रिवर्स बायसित हो जाता है। इस फलस्वरूप D1 डायोड द्वारा I1 धारा प्रवाहित होती है। वोल्टता चक्र के शेष आधे समय के लिए B सिरा धनात्मक होता है तथा A ऋणात्मक। फलस्वरूप D2 डायोड को अग्रबायसित तथा D1 डायोड को रिवर्स बायसित कर देता है, जिसके कारण D2 डायोड द्वारा I2 धारा प्रवाहित होती है। प्रत्येक डायोड पर आरोपित वोल्टता द्वितीयक कुंडली पर प्राप्त कुल वोल्टता की आधी होती है। अर्थात प्रत्येक डायोड पर आरोपित वोल्टता VS' = ES/2 sin ओमेगा t = EM sin ओमेगा t। प्रत्यावर्ती वोल्टता VS के पहले आधे चक्र में D1 डायोड तथा दूसरे आधे चक्र में D2 डायोड से धारा प्रवाहित होती है, परंतु लोड प्रतिरोध RL से पूरे चक्र में एक ही दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकाल में निविष्ट तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप डायग्राम में दिए गए हैं। इसका डायग्राम है। अग्रदिशक बायस में डायोड द्वारा का प्रतिरोध RF है तथा ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली के आधे भाग का प्रतिरोध RS है। तो R बराबर कितना हो जाएगा? RF + RS। तो लोड प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान कितना हो जाएगा?
फर्स्ट हाफ साइकिल यानी कि t इज ग्रेटर देन 0 एंड मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल 0 से t/2 तक के लिए I1 इक्वल्स टू वी एस डैश अपॉन आर एल प्लस आर इज इक्वल टू एम अपॉन आर प्लस एल साइन ओमेगा टी, या I1 इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी, और I2 उस समय कितना हो जाएगा 0। और सेकेंड हाफ साइकिल के लिए I1 इक्वल्स टू 0 और I2 इज इक्वल टू वी एस डैश अपॉन आर प्लस आर इज इक्वल टू माइनस ई एम अपॉन आर प्लस आर एल साइन ओमेगा टी। तो I2 इक्वल्स टू माइनस आई एम अपॉन I2 इक्वल्स टू माइनस आई एम साइन ओमेगा टी। यहां पर आई एम की कितनी वैल्यू कितनी है, आई एम इज इक्वल टू ई एम अपॉन आर प्लस आर एल। अब अपन क्या निकालते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट और वोल्टेज, पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। तो लोड में परिणामित धारा कितनी हो जाएगी, I इक्वल्स टू आई वन प्लस आई टू। इसलिए समय के सापेक्ष परिवर्तित धारा औसत मान कितना हो जाएगा, आई डी सी इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रल 0 से t आई डी टी। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डी सी इक्वल्स टू 1/t इंटू 0 से t/2 I1 dt प्लस t/2 से t I2 dt। इसको दो पार्ट में ब्रेक करके लिख दिया, और इसको I1 के वैल्यू, अगर I1 और I2 की वैल्यू रख दें तो आई डी सी इक्वल्स टू आई एम अपॉन टी इंटू 0 से t/2 साइन ओमेगा टी माइनस t/2 से इंटीग्रल t/2 से t इंटू इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी लिमिट t/2 से t dt इक्वल कितना आ जाएगा, आई एम अपॉन ओमेगा टी इंटू माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट है इसकी 0 से t/2 प्लस कॉस ओमेगा टी लिमिट्स जो है t/2 से t। इनकी वैल्यूज अगर रख के अगर सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, ये आई डी सी इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई। अतः लोड प्रतिरोध आर एल पर औसत वोल्टता कितनी जाएगी, ई डी सी इक्वल्स टू आई डी सी इंटू आर एल। इसकी वैल्यू रख दें तो 2 इंटू आर एल अपॉन पाई। आई एम की वैल्यू भी रख दें तो ई डी सी इक्वल्स टू 2 आर एल अपॉन पाई आर प्लस आर एल। इस तरह से ई डी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। अब अपन निकालते हैं आर एम एस वैल्यू ऑफ पल्सेटिंग करंट एंड वोल्टेज। निर्गत स्पंदमान धारा का वर्ग माध्य मान कितना लिख सकते हैं, फार्मूले से अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर में भी निकाला था, आई आर एम एस इक्वल्स टू 1/t इंटीग्रल 0 से t आई स्क्वायर डी टी रेज़ पावर हाफ टू आई एम स्क्वायर अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 से t/2, लिमिट कर दी अपन ने और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी रेज़ टू पावर हाफ। आई की वैल्यू रखने पर इस तरह से आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करें और सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, इसको आप अलग भी सॉल्व कर सकते हैं। स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस ओमेगा टी रख दिया और उसको सॉल्व कर लिया तो कितना आ गया, आई आर एम एस इक्वल टू आई अंडर रूट 2। एम की वैल्यू रख दें तो ई एम अपॉन अंडर रूट 2 आर प्लस आर। लोड प्रतिरोध आर एल पर वोल्ट का आर एम एस मान कितना हो जाएगा, ई आर एम एस इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर एल इक्वल टू आई आर एल अपॉन अंडर रूट 2। आई एम के वैल्यू रख दें तो ई आर एम एस इक्वल ई आर एल अपॉन अंडर रूट 2 आर प्लस आर एल। अब अपन कैलकुलेट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। दिष्ट कार्य की क्षमता अपन ने हाफ वेव रेक्टिफायर भी कैलकुलेट किया था। फॉर्मूला क्या है, निर्गत दिष्ट शक्ति डिवाइड बाय निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति, यानी कि पीडीसी अपॉन पीएसी। पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य से निर्गत जो दिष्ट शक्ति है वो कितना है, पीडीसी इक्वल्स टू आई स्क्वायर डी सी इंटू आर एल, दैट इज 4 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू आर एल। तथा निविष्ट प्रत्यावर्ती शक्ति कितनी है, पी ए सी इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर प्लस आर एल। तो इन दोनों की वैल्यूज यदि आप फार्मूले में रखते हैं तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ई इक्वल्स टू एफ। दक्षता कितनी होगी,
4Im² RL अपॉन पाई स्क्वायर इंटू 2 अपॉन Im² इंटू R प्लस RL। सॉल्व किया तो कितना आया 8RL अपॉन पाई स्क्वायर R प्लस RL। जो जो चीज़ कैंसिल हो गई उसको घटा दिया। ये इसको थोड़ा और सॉल्व करें, जैसे RL कॉमन निकाल लें तो RL से एक RL कट जाएगा, तो एफिशिएंसी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0.812 अपॉन 1 प्लस RL, और प्रति दक्षता कितनी हो जाएगी 81.2 अपॉन 1 प्लस RL आ जाएगा। तो पूर्ण तरंग दैर्ध्य की अधिकतम दक्षता 81.2 होगी जब लोड प्रतिरोध RL की तुलना में डायोड तथा कुंडली का प्रतिरोध नगण्य होता है, यानी R इज वेरी वेरी लेस देन RL। तो दीष्टकारी दक्षता अर्ध तरंग दीष्टकारी की दक्षता से डबल होती है। अब अपन बात करते हैं रिपल फैक्टर या उर्मिका गुणांक की। दिष्ट कार्य का उद्देश्य प्रत्यावर्ती वोल्टता में कई दिष्ट वोल्टता उत्पन्न करना होता है, परंतु दिष्ट कार्य के निर्गम में दिष्ट वोल्टता के साथ साथ कुछ मात्रा में प्रत्यावर्ती वोल्टता भी होती है, जिसका परिमाण उर्मिका गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो उर्मिका गुणांक या रिपल फैक्टर की परिभाषा के अनुसार इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बराबर होती है प्रत्यावर्ती धारा का प्रभावी मान डिवाइडेड बाय औसत या दिष्ट धारा का मान, यानी PAC अपॉन PDC। यह कितना आया था हाफ वेव रेक्टिफायर में भी अपन ने कैलकुलेट किया था, IRMS² अपॉन IDC² माइनस 1 रेज टू पावर हाफ। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 है। और पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य के लिए IRMS तथा IDC का मान रखने पर क्या जाएगा, अगर वैल्यूज रखते हैं अपन तो रिपल फैक्टर R इक्वल्स टू Im² अपॉन 2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन 4Im² माइनस 1 रेज टू पावर हाफ इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 8 माइनस 1 रेज टू पावर हाफ ना आ जाएगा। तो रिपल फैक्टर R इज इक्वल टू कितना गया 0.482, या क्या लिख सकते हैं अपन रिपल फैक्टर इक्वल्स टू 48.2%। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।